राहुल गांधी जैसे कन्वर्सेशन जिस टाइप से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस टाइप का भड़काऊ भाषण देते हैं, जिस टाइप ही इज़ नॉट पैशनेट, ही इज़ डेस्परेट। यही जेनजी एक दिन आर्मी ज्वाइन करेगा, यही जेनजी एक दिन एयरफोर्स ज्वाइन करेगा, यही जेनजी एक दिन हमारा डॉक्टर होगा। तो हम सारे जेनजियों को पागल थोड़ी बोल सकते हैं। यही जेनजी हमारे बच्चों को ट्रीट करेगा, यही जेनजी हमारा प्रोफेसर होगा, यही जेनजी हमारा लेक्चरर होगा। बांग्लादेश में भी सेम इसी प्रकार का भी कुछ हमने इसी से रिलेटेड कुछ हमने देखा, नेपाल में देखा। तो बेसिकली इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। हमारा जो यंग जनरेशन है वो आज भी स्पोर्ट्स में बिजी है, आज भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि हमको सत्ता पलटना है। तो हमारे देश से ज़्यादा सुरक्षा ना कहीं है ना कहीं आगे हो सकती है। उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं था जहां बिहार में वो लोग अपना स्टैंड ले सकते हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इलॉजिकल है और बहुत थियोरेटिकली इलॉजिकल है और अनऑथेंटिक है। इसमें कोई जोश नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, टेक्निकली रियलिटी नहीं है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, 3 देशों का नाम लिया हमने। तीनों देशों के अपने संस्कार तो रहे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आप पिछले कुछ दिनों से कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगातार सुन रहे होंगे। एक तो सबसे पहले आता है राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो इस वक्त राजनीति चल रही है या उनके जो बयान हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। एक आता है नेपाल और उसी में एक वर्ड आता है जेन जी, जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा जोरों शोरों पर है। उसकी वजह ये है कि नेपाल में जो हुआ वो जेनजियों ने किया। अब राहुल गांधी का एक बयान आता है, वो भी जेनजी को लेकर कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए इन लोगों को आगे आना होगा। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हरिशरण देवगन जी सर मौजूद हैं, जो एक किसान है और किसान के साथ साथ वो देश विदेश की राजनीति की भी समझ रखते हैं और अपने देश में जो चल रहा है उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। सर कई सारे सवाल मेरे मन में चल रहे हैं और एक दो शब्द ऐसे हैं जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा है। एक तो राहुल गांधी का नाम सुनते हैं आप, और दूसरा एक शब्द आया है जेन जी, जो नेपाल में जिन्होंने किया। अब उनसे राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की। तो इस पूरे जो समझ आ रहा है कि भाई नेपाल, राहुल गांधी, जेन जी, सड़क पे आओ, लोकतंत्र, क्या समझ आ रहा है और क्या इसको देखते हैं? नेपाल में जो भी हुआ, जो भी जिस प्रकार के सत्ता पे काबू किया गया, जिस टाइप से यंग बच्चे, यंग लड़के जिसको हम जेनजी बोलते हैं, उन लोगों ने बहुत उग्र रूप में आके अपने सारे संस्कारों को भुला के एक आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने जो मारा पिटाई करी, जो कत्लेआम किया, वो राइट प्रोसेस नहीं था। वो उनका थॉट प्रोसेस ही नहीं है। वो जेनजीज का, यंग जनरेशन का थॉट प्रोसेस ही नहीं था। वो थॉट प्रोसेस था जो लोग साइकोलॉजिकली न्यू जनरेशन को कंट्रोल करते हैं। यही बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में ये हुआ, बांग्लादेश में भी सेम इसी प्रकार का भी कुछ हमने इसी से रिलेटेड कुछ हमने देखा, नेपाल में देखा। तो बेसिकली इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। जो एंटी एजेंसीज हैं, जो एंटी इंडिया एजेंसीज हैं, उन लोगों ने ये बकायदा इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, ये इसी को रेप्लिका करना चाहते हैं इंडिया में। इंडिया इस मामले में, हमारा भारत देश इस मामले में बहुत लकी और सुरक्षित है कि अभी तक बिकॉज ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के होते हुए, उनके कार्यकाल में अभी तक हमारी नई जनरेशन में ऐसा कोई फतूर नहीं है। आज हमारा न्यू जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स में है, वो स्पोर्ट्स में अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, चेस में अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, रेसलिंग में कर रहा है, फुटबॉल में कर रहा है, क्रिकेट में कर रहा है। तो हमारा जो यंग जनरेशन है वो आज भी स्पोर्ट्स में बिजी है। आज भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि हमको सत्ता पलटना है, और दे डोंट वांट टू बी रिवॉल्यूशनिस्ट, मतलब वो रेबेलिस्ट नहीं होना चाहते। बिकॉज क्यों नहीं होना चाहते? रेबेलिस्ट जैसा कोई भाव उनके पास आया ही नहीं है। और रही बात, आपने नाम लिया राहुल गांधी जी का, मुझे समझ में आती है कि राहुल गांधी कि कोई भी स्टेटमेंट बेमायने नहीं होती है। उनको खुद को नहीं पता, क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद जवान हुए ही नहीं, तो वो बचपन से सीधा ही बूढ़े हो गए, तो बीच में जवानी गायब हो गई, तो उनको जवानी का मतलब भी नहीं पता। और क्योंकि पुत्र प्रेम इतना भारी रहा उनकी राजनीति के अंदर कि अब उनको जो भी उनकी आकांक्षा है, जो भी उनकी तमन्ना है प्राइम मिनिस्टरशिप की या एक नेशनल लीडर बनने की, वो ऐसी बातों से अगर वो भुनाना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्तर गिरने वाली बात है, राजनीति का स्तर गिरने वाली बात है। और उनको आई थिंक वो आइडियोलॉजी
पे काम नहीं करना चाहिए. इट विल रियली हर्ट इट विल ब्रिंग अ बैड इमेज टू इंडिया. तो आई थिंक राहुल गांधी को अपना समीकरण, जो अपने थॉट प्रोसेस का समीकरण है, उसको अपने घर के दहलीज तक ही रखना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. तो सर आपको नहीं लगता है जैसे अभी नेपाल में जो हो उसके बाद अपने देश में कुछ बैठे हुए नेता ये कहने लगे कि भारत में भी वो चीज़ें जल्द होने वाली हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे देश के युवा या कोई भी व्यक्ति हो वो प्रधानमंत्री के घर में घुसे और आग लगा दे, या जिस तरीके से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जिस तरीके से लूट मचाई हुई है उस तरीके से वो चाहते हैं कि भारत में भी हो जाए? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, 3 देशों का नाम लिया हमने. तीनों देशों के अपने संस्कार तो रहे ही नहीं. तीनों देश जो बड़े देश हैं उनके इन्फ्लुएंस में उन्होंने अपनी राजनीति करी. ये तीनों, नेपाल भी किसी और इन्फ्लुएंस में है, भले वो चाइना है, भले वो पाकिस्तान है. मतलब नेपाल है ही नहीं. नेपाल आज वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे. देखो जागे वो, ठीक है. आज जब उनको महसूस हुआ कि हिंदू राष्ट्र, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आज यंग जनरेशन जागा, राइट. लेकिन उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं, अपने कोई एथिक नहीं, ना सरकार चलाने का बेस है उनका, ना कोई डिप्लोमेसी कनेक्शन है. मतलब जिसने पैसा दिया वो उनके हो गए. सारे तीनों देशों की बात अगर हम करते हैं, तो अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो जिसने पैसा दिया उस तरफ हो गए. श्रीलंका की बात करते हैं, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी चाइना के पोर्ट्स बन गए. चाइना ने हाई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इतना कर्जा ले रखा है श्रीलंका ने, चाइना से इतना लोन लिया हुआ है, इतना ग्लोबल लोन जिसको हम बोलते हैं, और इतने अपने पोर्ट बना दिए हैं. कुछ एरियाज तो श्रीलंका में ऐसे हैं जहाँ पे आप चाइनीज़ पासपोर्ट अगर दिखाते हो तो आप वहाँ गाड़ी लेके घूम सकते हो. अगर आप श्रीलंकन हो तो श्रीलंकन्स को भी उस एरिया में अलाउड नहीं है घूमना. अपने ही देश में अगर इतने प्रतिबंध लगा दिए तो वो देश कैसा. और हम बहुत लक्की हैं जो हमारा हिंदुस्तान, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम आज भी अपने हिंदुस्तान, जो बोलते हैं ना कि हम यहाँ बड़े, हम असुरक्षित हैं, ऐसा नहीं. हमारे देश से ज़्यादा सुरक्षा ना कहीं है, ना कहीं आगे हो सकती है. और अगेन ये सारा श्रेय, सारी क्रेडिबिलिटी, सारा क्रेडिट जाता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को, उनका कंप्लायंसेस को, हमारी सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर को, ठीक है, जिन्होंने इसको मेक श्योर किया कि हम ग्लोबली डिस्टर्ब ना हो, हमारी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, हमारे बच्चे सिक्योर्ड हो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सिक्योर्ड हो. प्रॉब्लम हमेशा से रही कि जब भी आदमी घर से बाहर निकलता है वो पहले ये डरता था कि पता नहीं शाम को मैं घर आऊँगा कि नहीं आऊँगा. लेकिन आज की डेट में, आज की जनरेशन में, जो भी 50 से ऊपर की और 40 से ऊपर की और 30 के नीचे की जितनी यंग, मिडिल और एजेड जनरेशन है, सबको ये कन्फर्मेशन तो है कि यार ऑल इज़ वेल, कि शाम तक मैं घर आऊँगा. तो ये देश की बाउंड्री सुरक्षित है, डिफेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, हमारी अप्रोच स्ट्रॉन्ग है, हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है. हमारा एग्रीकल्चर डे बाय डे डेवलप हो रहा है. हमारे जो पिछड़े स्टेट थे, पिछड़े इलाके थे, बिकॉज देश जो है वो दिल्ली चलाता है, सेंटर चलाता है. और अगर देश दिल्ली चलाता है तो दिल्ली ने ध्यान रखा है, उन राज्यों का भी ध्यान रखा है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी उसका ध्यान रखा. और वहाँ पे जो ग्रांट, जो सपोर्ट, जो प्रमोशन, जो एग्जीक्यूशन चाहिए था, वो जो बेस्ट पॉसिबल था वो उन्होंने किया. भले उस राज्य की सरकार ने इसको नेगेटिव करके मीडिया को दिखाया, या उन्होंने इस सपोर्ट को नेगेटिव तरीके से लिया, या उन्होंने वेलकम नहीं किया, ये सरकार का दुर्भाग्य, ये उस स्टेट का दुर्भाग्य था ये. लेकिन रही बात जहाँ सेंटर की बात आती है, सेंटर ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांगली करी है. और मेरे ख्याल से जिस टाइप का एक गठबंधन है उनका, जिस टाइप के ये 2 लोग बैठे हैं, तो आई थिंक दे आर पावरफुल. अभी उनको कोई स्टेटमेंट देने में कोई हिचक नहीं है. दूसरी बात, कोई स्टेप लेने में या कोई पॉलिसी जनरेट करने में उनको कोई हिचक नहीं. सर कई सारी चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी, जैसे कि वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त जोरों शोरों पे चल रहा है. राहुल गांधी युवाओं से अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ. तो आपको क्या लगता है, लोकतंत्र खतरे में चल रहा है जब से मोदी सरकार आई है? वोट चोरी हो रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो वोट चोरी से बने हैं, नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़. किस तरीके से देखते हैं? ये वोट चोरी वाला मैटर है, ऑब्वियसली कोई मुद्दा तो भड़काना ही था, ठीक है. तो अभी इस बिहार के इलेक्शन में वोट चोरी एक मुद्दा, उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं था जहां बिहार में वो लोग अपना स्टैंड ले सकते हो. तो सबसे इजी, अगर आप
इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस एनीबडी यू शुड कन्फ्यूज़ हिम। तो हमारे जो भोली भाली जनता बिहार की है तो उसमें सेम लॉजिक लागू किया गया कि अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते तो आप उनको कंफ्यूज कर दीजिए। इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस एनीबडी कंफ्यूज हिम। तो ये मॉडल बहुत क्लियर है। बिहार के इलेक्शंस में यही टेक्निक अपनाई गई है ताकि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बाकी पार्टीज़ को मिले, कांग्रेस को मिले, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इलॉजिकल है और बहुत थियोरेटिकली इलॉजिकल है और अनऑथेंटिक है। इसमें कोई जोश नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, टेक्निकली रियलिटी नहीं है। मतलब अगर हम बात करते हैं वोट चोरी तो टेक्निकल रियलिटी है ही नहीं। तो आई थिंक ये बेसलेस बात है। और राई का पहाड़ तो तब बनता अगर राई होती है, राई है ही नहीं, बिना राई का पहाड़ बना दिया। तो किस तरीके से देखते हैं बिहार के इस चुनाव को कि ये मुद्दा भारी पड़ेगा बीजेपी पर कि भाई वोट चोरी की है, तो अब बिहार की जनता जवाब देने के लिए तैयार है? इसमें यादव जी की पार्टी जो है उन्होंने सारी सीटों पे अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने सारी सीटें फाइल करी, कोई गठबंधन से पीछे मुकर गए नहीं। तो आज तक कांग्रेस के साथ में कंधे पे हाथ से हाथ मिला के चल रहे थे और अचानक ही बिछड़ गए। तो ये कांग्रेस के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा दिया उन्होंने। इतनी लंबी साजिश उन्होंने बनाई, इतनी लंबी योजना के बाद अचानक ही उन्होंने अपने सारी सीटों पे अपना दावा ठोक दिया। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अंदर से पार्टी डरी हुई है, अंदर से पार्टी टूटी हुई है। उनको ये बात बहुत क्लियरली मालूम है कि इसका खामियाजा, इस नुकसान का खामियाजा वो डेफिनेटली भुगतेंगे। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इस बार जो मुस्लिम कम्युनिटी बिहार की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपना हाथ बहुत जल्दी नहीं खोलेगी, क्योंकि इस बार उनका ध्यान जो है वो शायद बीजेपी पे रहे। बिकॉज उनको मालूम है कि बीजेपी ने जो भी बिहार में डेवलपमेंट करी इन दिनों तो वो उनकी फेवर में ही गया है। तो इस बार मुस्लिम वोट्स जो हैं वो जल्दी से अपना हाथ कांग्रेस के लिए या लालू यादव के लिए नहीं खोलेंगे। विपक्ष ने ये भी कहा कि अब मोदी जी 75 साल के हो गए तो अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी 75 साल के हो गए, इस्तीफा देने का वक्त आ गया उनका? नहीं, उम्र बड़ी है। उम्र अगर 75 साल के हुए हैं तो 75 साल का तजुर्बा भी तो हुआ है। और एक तजुर्बे का और एक सद्बुद्धि, जिसमें सद्बुद्धि बाकायदा विराजमान है। उस सद्बुद्धि वाले पुरुष को अगर हम अपने ही लीडरशिप से हटाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। और जिस भी पार्टी ने ये डिमांड किया वो बेबुद्धि और मंद बुद्धि ही ऐसा डिमांड कर सकता है। आज जितना भी हम उनकी मैच्योरिटी का, उनकी सद्बुद्धि का फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें उठाना चाहिए। तो आई तो स्टैंड लाउड एंड स्ट्रॉन्ग कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस कुर्सी पे बने रहना चाहिए। और जो मर्जी हो जाए, अगर जब तक हमारे को इनका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, जब आई थिंक सब्स्टिट्यूट है भी नहीं शायद, और अगर जब तक नहीं मिलता, अगर इनके आधे गुणों का भी सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, तब तक हमें उनको गद्दी से उतारने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? क्या उसका, कांग्रेस पार्टी का भविष्य आपको नजर आता है? कांग्रेस का भविष्य उसी दिन तय हो गया था जिस दिन बहुत सारे सीनियर, मैं कांग्रेस के खिलाफ, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बहुत सराहा करता था, लेकिन उस आइडियोलॉजी का खून उसी से वक्त हो गया था जब राहुल गांधी को बहुत सारे सीनियर लीडर्स के ऊपर पैर रख के जब उनको चुना गया। तो इसका चुनाव तभी हो गया था। नेपोटिज्म, हम बोलते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है या कहीं और है, लेकिन राजनीति में, बॉलीवुड में फिर भी चलता है बिकॉज वो सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, उससे देश नहीं चलता। लेकिन राजनीति का जो चुनाव है और जो चुने जाते हैं वो देश चलाते हैं। तो यहाँ नेपोटिज्म का होना दुर्भाग्य भी है, और अगर आप में काबिलियत नहीं है तो ज़बरदस्ती सिर्फ पुत्र प्रेम में पड़ के अगर आपको उस गद्दी पे बिठाया जाए तो ये नुकसान देश नहीं झेल सकता था। तो मेरा बहुत क्लियर कट इसमें मेरी स्टेटमेंट है ये कि जिन्होंने अपने ही सीनियर लीडर्स का मान सम्मान नहीं रखा, जिन्होंने अपने ही सीनियर लीडर्स को प्राथमिकता नहीं दी, जिन्होंने अपने ही सीनियर लीडर्स को बिना किसी इफ्स एंड बिना किसी बट्स के निकाल दिया, अपने ही सीनियर लीडर्स को, जो सीनियर कार्यकर्ता थे उनके सिर पे पैर रख दिया, जो सीनियर लीडर्स थे उनको भूल गए और सिर्फ हर जगह राहुल गांधी हो गई। तो ऐसी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ में जाना देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रोहिंग्यास जब
अगर वो हिंदुस्तान में बस जाते हैं और हिंदुस्तान में बस के अगर वो वन साइडेड वोटर लिस्ट जनरेट करते हैं, वन साइडेड वोटर लिस्ट अगर वन साइडेड वोट करती है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा सीधा सीधा कांग्रेस को होता है। और इस टाइम जो हिंदुस्तानी है, जो हम बोलते हैं जिसको प्रॉपर हिंदुस्तानी यहीं का पला बड़ा है, वो इस टाइम अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखता है। जो नई जनरेशन है वो बहुत स्ट्रांगली सिलेक्ट करती है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और इस टाइम सही क्या है और गलत क्या है ये ना समझ पाने वाली कम्युनिटी सिर्फ रोहिंग्या है। और ये पैदल यात्रा जो थी वो पैदल यात्रा सिर्फ इन्हीं के लिए ताकि रोहिंग्या की भीड़ बढ़े और साथ में उनका वोटर लिस्ट आईडी बढ़े, जो वोटर लिस्ट उनके बने हुए हैं। और उनके साथ में एक गठबंधन हो, जो रोहिंग्या के जो मेजर लीडर्स हैं जो ग्रुप चलाते हैं, उनसे जब एक गठबंधन होता है कि जो वन वे ट्रैफिक हो, वोट की वन वे ट्रैफिक हो, तो जब देखा कि ये फेल हो गई, ये प्रोजेक्ट फेल हुआ, तभी लालू प्रसाद यादव एंड टीम अलग हुई। अगर ये यात्रा पास हो जाती तो ये गठबंधन में चुनाव लड़ते। लेकिन क्योंकि ये बात बहुत क्लियर हुई बिहार की यंग जनरेशन का, जब जो हवा चली, जो रुख मुड़ा, वो कांग्रेस की तरफ नहीं मुड़ा और ये यात्रा फेल हुई। ये यात्रा का विफल होना ही लालू प्रसाद यादव की टीम में मोटिवेशन आया कि सारी टीमों पे उनको अकेले लड़ना है। सर, आप पंजाब को लेकर क्या सोचते हैं? पंजाब में जो भी अभी आपदा आई उसके बाद बहुत सारी राजनीति उस पंजाब को लेकर हो रही है। पहले तो कहा गया कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं और वहाँ की सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही। तो आपको क्या समझ आता है? पंजाब से आपके भी अच्छे संबंध हैं, आपके रिलेटिव हैं पंजाब में, क्या बताते हैं पंजाब की उस आपदा को लेकर? और मोदी जी और साथ में केजरीवाल जी का क्या रोल रहा, उसमें आप क्या लगता है? क्या केजरीवाल और क्या आपकी सरकार, पंजाब अकेला खड़ा था, अकेला ही खड़ा है ना। पंजाब को किसी ने साथ नहीं दिया। 9 तारीख को प्रधानमंत्री साहब गुरदासपुर गए और उन्होंने मेजर मिलना किया। और जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो किया है, वो पॉलिसीज़ तैयार कर रहे हैं अभी भी, जो पंजाब स्टेट को दोबारा से रीकरेक्ट और री-इरेक्ट कर सकता है। और रही बात आपकी, जो आई थिंक भगवंत मान, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज़ अ पपेट सीएम। और ये पपेट सीएम के पीछे बस खाली हंसना खेलना और कॉमेडी करना राजनीति तो हो नहीं सकती है ना। हाँ, और आप स्पॉन्टेनियसली अगर आपको जवाब देना आता है और आप बेशर्मी से ठाके लगा के हंसते हो और सेंस ऑफ ह्यूमर से किसी बात का किसी सटायर के तरीके से अगर जवाब देते हो, तो ये राजनीति नहीं होती। राजनीति का मतलब होता है जुड़ना, रियलिटी। और जो उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ा के जो आटे की बोरियां फेंकी हैं पानी में, वो मैं कोई मीम देख रहा था, उसमें कहते हैं कि उन्होंने वो हेलीकॉप्टर आया और उससे 3 आटे की बोरियां फेंकी, 2 पानी में गिर गई, एक बोरी मेरी गाड़ी पे आके गिरी, इतना बड़ा डेंट डाल गई। तो वो जो मतलब ये थोड़ा सा कॉमेडियन था, लेकिन मतलब बोरी 3 गिरी, 2 पानी में गिरी जो गीली हो गई, और एक ने डेंट डाल दिया। कहता डेंट निकालने का खर्चा मेरा 10,000 का था गाड़ी में से। तो आई मीन जस्ट जो जोक अ पार्ट, बट दैट वाज नॉट द गुड, वो बहुत बड़ा गुड अप्रोच नहीं था टूवर्ड द सेविंग। आज वो बात करते हैं कि जो रेत आई है, कि वो पानी रेत तो लेकर आती है, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, ठीक है, जो उपजाऊ ज़मीन थी उस पर 2.5 3 फुट की रेत आई हुई है। जो मज होती है, जो भैंस है, गाय है, उनका हूफ सड़ गया है। हूफ मतलब जो खूर होता है, पानी में रह के हूफ सड़ गया है, और वेटनरी हॉस्पिटल्स बंद है, ठीक है। जब पानी उतर गया तब वहाँ के आपके मंत्रियों ने गाड़ियों में बैठ के तब दौरा किया। जब पानी उतरा तब उन्होंने दौरा स्टार्ट किया, लेकिन जब तक पानी चढ़ा हुआ था आपका कोई मंत्री फील्ड में नहीं था। तो इससे आपको समझ आ सकता है कि इसमें सिर्फ जो मेन एनजीओज थे, जो सेल्फ सफिशिएंट एनजीओज थे और जो पंजाब बेस्ड एनजीओज थे, उन्होंने ही पंजाब की हेल्प करी है। जैसे मेरे ख्याल से खालसा एड थी, ग्लोबल सिख था। ग्लोबल सिख ने मेरे ख्याल से एक नया इनिशिएटिव लिया, और ग्लोबल सिख ने जो किया वो ट्रेमेंडस था।
और जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। मतलब दे वर्क, उनके वॉलंटियर्स ने दिन रात काम किया है एंड ग्लोबल सिख आने वाले टाइम का एक ग्राउंड रियलिटी का एक मेजर पिलर, पंजाब का मेजर पिलर सपोर्टर होगा। सर, एक जो वर्ड सबसे ज़्यादा चर्चा में है, आपने भी कई बार सुना होगा, जेन ज़ी। तो क्या लगता है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने का अब जिम्मेदारी जेन ज़ीओं पर है। आपको क्या लगता है, जेन ज़ी किसके साथ जाएगा? क्या उम्मीद आप करते हैं? उनके हाथों में भविष्य है इस देश का, तो क्या उनको स्टेप लेना चाहिए और क्या स्टेप लेगा? ये जो जेनजी वर्ड है, हाँ। ये जेनजी जो वर्ड है ये ईयर से रिलेटेड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं रखता। जेनजी का मतलब है शायद जो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं वो शायद जेनजी है, या 2025 के बाद। तो जेनजी एक यंग एनर्जी है, एक यंग जनरेशन है। और जेनजी को अगर जैसे हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो अगर जेनजी ने लोकतंत्र बचाना है तो जो राइट जेनजी होगा, मतलब जो राइट सोच का या राइट कल्चर का या जो राइट एथिक्स का, जिसके संस्कार ठीक होंगे, जो संगठन से जुड़ने की बात करेगा, जिसको अपना हिंदुत्व प्यारा होगा, जिसको अपना रिलीजन प्यारा होगा, जिसको अपने घर की पाठ पूजा समझ में आती होगी, वो वाला जेनजी अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ही उसके पास विकल्प है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारी गवर्नमेंट। जो आज का जेनजी है, जो सद्बुद्धि वाला जेनजी है, सारे जेनजी तो गलत हो नहीं सकते, एवरी जेनजी कैन नॉट बी रॉन्ग, राइट? तो बिकॉज जेनजी मीन्स ही इज बॉर्न आफ्टर सम पर्टिकुलर ईयर, मे बी 2000 to 2025, 2000 के बाद शायद जो जेनजी पैदा होता है, जो पैदा होता है उसको जेनजी बोलते हैं, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है और अगर वो कल्चरिटिक है वो जेनजी, तो आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जेनजी को अगर लोकतंत्र बचाना है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और भाजपा या ऐसी किसी सरकार का साथ देगा जो हिंदुस्तान के लिए थी, है और हिंदुस्तान के लिए ही सोचेगी। आज का जनरेशन, यही जेनजी एक दिन आर्मी ज्वाइन करेगा, यही जेनजी आज दिन एयरफोर्स ज्वाइन करेगा, यही जेनजी एक दिन हमारा डॉक्टर होगा। तो हम सारे जेनजियों को पागल थोड़ी बोल सकते हैं। यही जेनजी हमारे बच्चों को ट्रीट करेगा, यही जेनजी हमारा प्रोफेसर होगा, यही जेनजी हमारा लेक्चरर होगा, यही जेनजी हमारा डीन फैकल्टी, यही होंगे। एक 25 साल बाद, 10-15 साल बाद ये जेनजी अपना करियर चुनेंगे। तो जो सही जेनजी होगा, जो लोकतंत्र का ख्याल रखना जानता होगा, और वो जेनजी जो एजुकेटेड होगा, थोड़ा सद्बुद्धि रखता होगा, वो जेनजी अगर चुनेगा तो वो सही सरकार चुनेगा, भले वो बीजेपी हो या बीजेपी की सोच पे चलने वाली हिंदुत्व सरकार हो या देशभक्ति की सरकार हो या पेट्रियटिज्म की सरकार हो, वो सही रास्ता ही चुनेगा। मतलब आपका कहने का मतलब वो राहुल गांधी को नहीं चुनेंगे? जेनजी राहुल गांधी को गुमराह कर सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जेनजी गुमराह नहीं होगा। जब राहुल गांधी जैसे कन्वर्सेशन, जिस टाइप से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस टाइप का भड़काऊ भाषण देते हैं, जिस टाइप ही इज़ नॉट पैशनेट, ही इज़ डेस्परेट, ही इज़ नॉट पैशनेट, ही इज़ डेस्परेट। तो आई थिंक कि वो ज़्यादा डेस्परेटली इस टाइम मतलब उनका पॉलिटिक्स और राजनीति और देशभक्ति के लिए पैशन नहीं दिखता, उनका सिर्फ पावर के लिए डेस्परेशन दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जेनजी हो सकता है कि अगर गुमराह होगा भी तो बहुत थोड़े से समय के लिए होगा, बिकॉज जेनजी जितना फास्ट गुमराह हो सकता है उतना फास्ट वो अपने आप को करेक्शन भी कर सकता है। तो आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया। जब यंग जनरेशन उसको जब पढ़ाती है, आप किसको बोलते हो कि मेरे शिवाजी महाराज ने ऐसे लड़ाई लड़ी, गुरु गोविंद सिंह ने ऐसी लड़ाई लड़ी, राणा रंजीत सिंह ने ऐसी लड़ाई लड़ी, मेवात में ऐसी लड़ाई लड़ी, उदयपुर में ऐसी लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप ने ऐसी लड़ाई लड़ी, तो कौन बताता है? माँ बाप बताते हैं, राइट? तो माँ बाप से इन्फ्लुएंस होते हैं, दादियाँ बताती हैं स्टोरी, दादे गोद में बिठा के स्टोरियाँ बताते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी के बारे में बात होती है, राजस्थान में राणा प्रताप के बारे में बात होती है, पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बात होती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल क्लाउडिंग है। तो वैसे ही जिनके घर में बुजुर्गों की छाया कम होती है वो इजी टारगेट बन जाते हैं एंटी पॉलिटिक्स और एंटी जो देश एंटी कंट्रीज़म, एंटी पैट्रियटिज्म वाली जो कम्युनिटी है, उनके लिए इजी होता है इनको गुमराह करना, और वहाँ ग्रुप बनता है, वहाँ वो प्रोटेस्ट स्टार्ट करता है। अगर नेपाल में देखो तो क्या हुआ, नेपाल में यही हुआ। इट्स जस्ट लाइक इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट। लेकिन अगर एंटी देश ये सोचता है, अगर हमारा दुश्मन देश मुल्क ये सोचता है, पड़ोसी, कि ये पायलट प्रोजेक्ट को वहाँ पे वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ चला सकता है, तो यहाँ रॉन्ग है। बिकॉज ये यहाँ इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज आज भी हमारे घरों में जो संस्कार और जो रिलीजियस मॉडल है वो आज भी बहुत बाहुबल तरीके से ज़िंदा है।